हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का जो 2025 का एचबीएससी का पेपर था उसके हमने 1 to 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। पूरा कंप्लीट डिटेलिंग हमने कर ली थी एमसीक्यूज की। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। 13 से लेके 25 तक क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। मींस पूरा सेक्शन बी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है बट ये डिटेल्ड वीडियो है, फ्रूटफुल वीडियो होगी आपके लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको इसके अलावा इन आंसर्स को कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठ सकते हैं या फिर वीडियो से ही स्क्रीनशॉट्स लेकर बाद में नोट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 13th क्वेश्चन है इस पेपर में ये दिया हुआ है। The concentration of a molecule X to Y follows third order kinetics। एक रिएक्शन है हमारे पास जो X से Y हम बना रहे हैं, वो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। वो कह रहे अब कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर देंगे x की 3 टाइम्स, 3 गुना हमने उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। अब y की जो फॉर्मेशन है उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन है x गिव्स y। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन लिख रखा है इसका। x गिव्स y। अब क्योंकि रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट इक्वल्स टू के एक्स की पावर 3। ये हमारे पास रेट इक्वेशन बन जाएगी। देखो हम रेट लिखते कैसे हैं ये हमें पता होना चाहिए। किसी भी इक्वेशन के लिए रेट होता है, अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना है रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम जो लिखते हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू के तो रेट कांस्टेंट आ गया, साथ में लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इस रिएक्शन में कौन है, एक्स, तो एक्स की कंसंट्रेशन लिख दी। और कंसंट्रेशन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एक्स और पावर में लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। उसने क्लियरली कहा है कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। थर्ड ऑर्डर मतलब थर्ड ऑर्डर का ये रिएक्शन है, तो पावर कितनी आ गई, 3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि हम रेट किस तरह से लिखते हैं। अब इसने कहा है कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो हमने उस हिसाब से ये लिख लिया कि रेट इक्वल्स टू के एक्स की पावर 3। अब जब हम कंसंट्रेशन x की इंक्रीज करेंगे 3 टाइम्स, उस कंसंट्रेशन को जब हम इंक्रीज करेंगे तो नया रेट कैसे बनेगा, r डैश इक्वल्स टू के 3x की पावर 3। मतलब x जहां पे था वहां पे हमने क्या कर दिया 3x। अब x की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, मतलब 3 का क्यूब हो रहा है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 इसका क्यूब है, तो रेट नया रेट हमारे पास क्या हो गया 27 टाइम्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दिया हुआ है, द डेफिशिएंसी डिसीज increased blood clotting time is caused by the deficiency of which vitamin। किसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास ब्लड क्लोटिंग का टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी को चोट लग जाए तो अगर ब्लड नहीं रुकेगा, तो अगर ब्लीडिंग उसकी नहीं रुकेगी उस पर्सन की, तो उसकी बॉडी से अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसके लिए वो फैटल हो सकता है, मतलब उसकी डेथ तक हो सकती है। तो ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन के। विटामिन के अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का। राइट द ओवरऑल मर्करी रिएक्शन। मर्करी सेल रिएक्शन हमें लिखना है ओवरऑल। अब मर्करी नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर मर्करी होगा। मर्करी हमारे पास क्या होता है Hg, इसका रिएक्शन होता है Zn प्लस HgO साथ में H2O। हाइड्रोलिसिस साथ में वाटर मतलब ऐड करते हैं। जिंक की तो हो जाती है ऑक्सीडेशन, और मर्करिक ऑक्साइड की हो जाती है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है हमारी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। तो हमारे पास जिंक की तो हो रही है ऑक्सीडेशन और मरकरी की हो रही है मरकरी ऑक्साइड, मरकरी की नहीं, मरकरी ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, ये याद रखना है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि एक रिएक्शन आपको दिया जाएगा, उसमें पूछा जाता है या तो ऑप्शंस में दे देते हैं कि इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इस तरह से ऑप्शंस बना के दिए जाते हैं। मान लीजिए यही आपको सेम रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसने ऑप्शंस में दिया जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड, mercury oxide is getting reduced, mercury is getting reduced और none of these, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट उसमें ढूंढनी होगी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है इसमें, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट या नॉट सिमिलर स्टेटमेंट इस तरह से। तो इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, इसमें रिड्यूस मरकरी ऑक्साइड हो रहा है, मरकरी नहीं हो रहा है, मरकरी के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, वो कहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो मरकरी ऑक्साइड इसमें रिड्यूस हो रही है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी एडिटिव इंफॉर्मेशन भी लिखी है। मरकरी सेल एक प्राइमरी सेल होता है, ये आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आया था कि मरकरी सेल एक प्राइमरी सेल है और ये प्राइमरी सेल है, इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, एक ही बार इसको यूज कर सकते हैं, इसको ना तो चार्ज कर सकते। और इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जो टॉयज होते हैं छोटे छोटे, रिस्ट वॉच होती है, हियरिंग एड्स होते हैं, उनमें इन मरकरी सेल का यूज किया जाता है। और मरकरी सेल में मरकरी ऑक्साइड एक कैथोड की तरह काम करता है। कैथोड पे क्या होती है हमारी रिडक्शन, और जो जिंक है, जिंक हमारा काम करता है एनोड, और एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, और जिंक की वैसे भी ऑक्सीडेशन हो रही है, मरकरी ऑक्साइड की वैसे भी रिडक्शन हो रही है, जो कि हमें रिएक्शन से क्लियर है। और मरकरी सेल को मरकरी बैटरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन। अब हमारे पास आगे दी हुई है असर्शन रीजन, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था, हिंदी वाले पार्ट में इसका नंबर दिया हुआ था, नेक्स्ट पेज पे इसको नंबर मेंशन नहीं किया हुआ था, इंग्लिश में दिया हुआ था। असर्शन वो कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। असर्शन रीजन आप जब भी करेंगे पहले ही एकदम से ऑप्शंस पे जंप नहीं करना है कि ये सही इसने, आपको असर्शन को ध्यान से पढ़ना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सही बात है या नहीं, और इसके लिए आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कई बार बहुत बेसिक सी असर्शन रीजन आती है जिसको आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपको तब लगेगी जब आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा किसी भी चैप्टर का। अब असर्शन हमने पढ़ ली, हमें उसे देखना है सही है या नहीं, फिर रीजन को पढ़ो, रीजन सही है या नहीं, फिर आपको कनेक्ट करना है कि रीजन और असर्शन में कोई तालमेल है भी या नहीं, मीन्स रीजन असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है या रीजन में कुछ और ही बात लिखी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे असर्शन पढ़ी कि अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। पहली बात तो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की एडिशन सॉल्वेंट के अंदर हमने पढ़ी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, इसके प्रीवियस पार्ट में ही मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन ही था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी वो कौन कौन सी हैं। एक तो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और चारों में ही बात लिखी होती है इन तीन में, चौथी तो अलग है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन में सेम ही बात लिखी होती है कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और उसके वेपर प्रेशर को पहले जितना या फिर इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना है तो उसे हमें हाई टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा
उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली डिप्रेस्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बीकर में लिया प्योर वाटर और एक बीकर में लिया हमने वाटर प्लस हनी। किसको बॉईल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा? सिंपल वाटर को बॉईल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा या वाटर प्लस हनी को? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हमने एक हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, उसी को बॉईल होने में क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज़्यादा टाइम लेगा, जिसमें हमने क्या लिया है? वाटर प्लस हनी। तो अब देखो, इसको बॉईल होने में टाइम ज़्यादा लगा, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इसको मैं रख दूँ नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या होगा? फ्रीज भी जल्दी होगा। देखा है अब विंटर्स चल रहे हैं, शहद रखा होता है वो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है। तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है और इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर रखना। और ये इसने यही बात कही है इसमें कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाली बात हमारी हो गई ट्रू। ट्रू असर्शन तो ट्रू हो गई। अब रीजन में वो क्या कह रहा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? इंक्रीज। क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है? अभी मैंने पूरी स्टेटमेंट बोली थी कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज, जो कि पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये तो कह रहा है इंक्रीज होती है, मतलब हमारी ये रीजन क्या हो गया? बिल्कुल क्लियरली फॉल्स हो गया। तो असर्शन यहाँ पे क्या है? ट्रू, और रीजन हमारा है फॉल्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें असर्शन हमारी ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट असर्शन रीजन हमारी क्या आती हुई है? 17th नंबर, ए कैटलिस्ट increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। ये तो हमारी बेसिक सी कैटलिस्ट की ही डेफिनेशन है कि कैटलिस्ट क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज और विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल ट्रू है, ये बात तो सबको ही पता होती है। सेकंड जो रीजन ये दे रहा है वो कह रहा है ए कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द गिब्स एनर्जी डेल जी नॉट ऑफ अ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है, बात तो ये भी सही है, गिब्स फ्री एनर्जी को तो ये चेंज करता ही नहीं है। किसको चेंज करता है? सिर्फ स्पीड ऑफ द रिएक्शन चेंज करता है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इसमें ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन में अगर ये बात करता एक्टिवेशन एनर्जी की, कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो लो कर रहा है इसलिए उसका रेट इंक्रीज हो रहा है, तब तो हमारा ऑप्शन आता ए। लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए और आर दोनों ही ट्रू है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को। नेक्स्ट असर्शन रीजन है द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। वो कह रहा है ऑर्थो पैरा आइसोमर्स जो है नाइट्रोफिनोल के, ऑर्थो आइसोमर कौन सा होगा? अब देखो यहाँ पे ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये है पैरानाइट्रोफिनोल। अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल क्या है? सिमेट्रिक नेचर का है।
कल भी वो क्वेश्चन आया था, डाई सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन्स थे उसमें देखनी थी कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब बॉइलिंग किसकी जल्दी होगी। ये सिमेट्रिक है, ये वाला मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है, ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। कैसे, अगर मैं इसके साथ एक और मॉलिक्यूल लगा दूं ऐसे, इसका NO2 और इसका OH ऐसे, तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का OH का हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के NO2 के ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी। ये देखो, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में हो जाएगी H और O के। और ऐसे ही जो नीचे मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसमें भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ये यहाँ पे कर रही है तो ये क्या कर रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ खुद को अटैच कर रही है, तो ये स्टेबल हो जाएगी। और अगर ये स्टेबल हो गया तो ये हो जाएगा लेस वोलेटाइल, इसके इतनी जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे, स्टेबल रहेगी ये। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ये OH ग्रुप है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, देखो ये नाइट्रो ग्रुप, ये फिनोल ग्रुप। अब ये देखो, ये दोनों ही ग्रुप्स जो इसके साथ अटैच है, OH ग्रुप और NO2 ग्रुप, ये आपस में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। इंटर होती है जो इन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स होती है, और इंट्रा होती है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो जब ये दोनों आपस में ही ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो उसका एक्सटेंट बहुत कम होगा इस ऑक्सीजन की वजह से। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ही बहुत कम हो चुकी है तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टीम वोलेटाइल। मतलब अगर मैं इन दोनों के मिक्सचर को, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल के मिक्सचर को बॉईल करती हूँ तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो सबसे पहले बॉईल हो जाएगा, पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने जैसे देखा है एसीटोन होता है जिसको थिनर भी बोलते हैं, उसकी अगर बॉटल को ओपन रख दो तो वो वेपराइज हो जाएगा, आपको धीरे धीरे उसका अमाउंट कम होना दिखने लग जाएगा। क्यों, बिकॉज वो हाईली वोलेटाइल है, वो रूम टेम्परेचर पर ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस रहेगा। ये हमारा स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये हमारा क्या रहेगा, पैरानाइट्रोफिनोल स्टेबल रहेगा क्योंकि ये आपस में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो हमारी असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन में तो इसने सारी वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो स्टीम वोलेटाइल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो अपने ही बस मॉलिक्यूल में उसके सब्सटेंट आपस में ही बॉन्डिंग करते जाएंगे। लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल क्या है, लेस वोलेटाइल, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात बोली है इसने, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो लेस वोलेटाइल होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, जुड़े रहेंगे जब आपस में मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। तो तीनों असर्शन रीजन हो गए हमारे। फर्स्ट का ऑप्शन था सी 16th क्वेश्चन का, ये 17th क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, और 18th क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19।
19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एजियोट्रॉप्स को डिफाइन करना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट इज एजियोट्रॉप्स, सेकंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स एक मिक्सचर होता है ऐसे लिक्विड्स का, दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स का, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं लाइक अ प्योर लिक्विड। मतलब हमने दो चीजों को मिलाया तो हमें वो लगेंगे बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन है, वो प्योर लिक्विड की तरह वो बॉईल करेंगे। हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है, दो है, कितने हैं। इसलिए इनको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एमसीक्यू में ये इस तरह से ही आता है, स्टेटमेंट लिखी होती है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर। तो चार आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? एजियोट्रॉप्स। अब मैंने इसमें थोड़ी सी और चीजें आपको बताने की कोशिश की है कि ये अपना कंपोजिशन मेंटेन करके रखते हैं, चाहे लिक्विड फेज है चाहे वेपर फेज है। तभी तो इसको हम बोलते हैं कि प्योर लिक्विड की तरह हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसका कंपोजिशन वेरी नहीं करता है। तो इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से, सिंपल डिस्टिलेशन जो हम करते हैं उससे हम ये सेपरेट नहीं कर सकते इनको। क्योंकि देखो, एक प्योर लिक्विड है, जैसे पानी लिया हमने दो जगह का, अब उसको अगर हम बॉईल करेंगे इकट्ठे ही वो वेपराइज होएगा। हमें क्या पता चलेगा कि कौन से किस जगह के पानी को पानी के जो वेपर्स हैं वो जल्दी बन गए या किसके वेपर्स बाद में बने। तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल डिस्टिलेशन। और ये एजियोट्रॉप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दोनों जो हमने कंपोनेंट मिक्स किए हैं उनसे हायर टेम्परेचर पे जो बॉईल होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनसे हायर होता है, उसे हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग, सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये कब हो सकता है कि हमने दो कंपोनेंट लिए, एक ए लिया, जैसे मान लो हमने लिया नाइट्रिक एसिड और वाटर HNO3 HNO3 प्लस वाटर। अब HNO3 का जब मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगी तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में हो जाएगी। एसिड्स आपको पता है दे आर मिसिबल विद वाटर, पानी के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगी। अब जब ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, पानी की खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ एक बॉन्डिंग है, नाइट्रिक एसिड की खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ एक बॉन्डिंग है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो जो इनकी बॉन्डिंग हुई वो इनकी इंडिविजुअल बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग हो गई, इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे ये स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है ए बी इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी इंटरेक्शन। मतलब इसके अपने मॉलिक्यूल्स के साथ की इंटरेक्शन और इसके अपने मॉलिक्यूल्स के साथ की इंटरेक्शन, वो दोनों इंटरेक्शंस कम है किसके कंपैरिजन में? जो इनकी आपस में बॉन्डिंग हो रही है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड हो जाएगा। इसलिए इनको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर हमारे पास ए बी की जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन क्या है? वीकर है इंडिविजुअल इंटरेक्शन से, तो वो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब वो पहले से कम मतलब उन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वो बॉईल हो जाएगा। जैसे इथेनॉल, मिनिमम बॉइलिंग का एग्जांपल लिख रही हूँ मैं, इथेनॉल प्लस वाटर। मैक्सिमम का हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर और इसका हो गया इथेनॉल प्लस वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स की अपनी बॉन्डिंग है, लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं ना इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनकी नहीं होती है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लोअर्ड हो जाता है। तो ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हालांकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, स्टिल मैंने स्टार्टिंग में बोला था इट इज अ डिटेल्ड वीडियो
किसी क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट आएगा, जितनी डिटेल्स हो सकती हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी, ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स और पता चले। सारे तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स एक वीडियो में हर टॉपिक के नहीं नहीं डाल पाऊंगी मैं उनको, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। लेकिन जितने पॉइंट्स मैं बता सकती हूँ किसी क्वेश्चन के बारे में जो मुझे लगते हैं इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, जिनसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वो मैं साथ के साथ इंक्लूड करती जाऊंगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन उसमें पूछी हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन जस्ट टू स्टॉप ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होती है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जहाँ उसकी कंसंट्रेशन लो है वहां से कहाँ जाएगा? वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन साइड, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन हाई चल रही है, वहां से एक प्रेशर लगा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, तो ये ओस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और इसकी दूसरी सिंपल सी डेफिनेशन ये भी है, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड to a solution to stop the flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane। मिनिमम प्रेशर जो हम किसी सॉल्यूशन को लगाते हैं, सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो रुक जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कौन कौन से यूज करते हैं? एक होता है पार्चमेंट पेपर, एक होता है एनिमल मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल भी कई बार पूछे जाते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक होता है एनिमल मेम्ब्रेन और एक होता है पार्चमेंट पेपर। ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हो। और ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट दिया था वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने। ये हमारे हो गए 19th क्वेश्चन कंप्लीट। हर साल के पेपर में आपको एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, नॉट द सेम क्वेश्चन बट सेम कंसेप्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल के दे देगा कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस, इतना। ये कंसेप्ट सब में सेम लगना है, सेम ही प्रोसीजर से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। और ये अभी फैराडे में पूछा है क्वेश्चन, कूलम में भी पूछ सकते हैं, तो मैं एंड में बताऊंगी इस क्वेश्चन के कि कूलम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, क्वेश्चन पूरा क्या दे रखा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब CaCl2 हमारे पास क्या है? CaCl2 एक सॉल्ट है। सॉल्ट को आयनाइज करोगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। किस किस आयन में टूटेगा ये? एक तो Ca+2 और एक Cl, मतलब दो Cl नेगेटिव आयंस। ये तो सबको पता है किस तरह से हम आयंस में तोड़ते हैं। अब कैल्शियम इसने सॉलिड फॉर्म में लिखा है, या आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा है। तो मुझे कैल्शियम+2 को कैल्शियम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे कैल्शियम+2 को कैल्शियम में चेंज करना है तो क्या करोगे? इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दोगे। दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करोगे, पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज, और ये बन गया कैल्शियम। और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 ग्राम। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए ना, वही तुम्हारी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी होगी फैराडे में। एक इलेक्ट्रॉन तो एक फैराडे, दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो दो फैराडे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हुए तो n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, हमें क्वेश्चन में उसने 20 ग्राम की बात की है, अभी हमें 40 ग्राम मिला है। या तो डायरेक्ट कर दो कि 40 ग्राम को अगर दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो 20 ग्राम को कितने रिक्वायर्ड होंगे? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। पर हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना है। अब क्या लिखा हुआ है? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू 2 फैराडे। यहाँ से देख लिया ये तो कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई।
1 ग्राम को कितनी रिक्वायर्ड होगी, 2/40 कर दोगे। बेसिक थर्ड फोर्थ क्लास के जो स्टोरी सम्स होते हैं उस तरह से आपको ये करना है कि 40 एप्पल्स कोस्ट इतना, 1 एप्पल कोस्ट इतना, तो 20 एप्पल का कोस्ट कैसे निकालोगे। सेम कंसेप्ट यहीं पे कि जो 40 ग्राम कैल्शियम है उसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, 2 फैराडे। 1 ग्राम को कितनी रिक्वायर होएगी, 2/40, और 20 ग्राम को कितनी रिक्वायर्ड होएगी, 2/40 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 1 फैराडे। डन। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। अब देखो सेम उसी तरह से करना है, Al2O3 को आयनाइज करो, एल्यूमिनियम +3 मिलेगा और ऑक्सीजन -2, ये चार्जेस होते हैं। वैलेंसी आपको याद है, नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम में चेंज करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन डाले, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए यहाँ पे, मतलब कितनी लगेगी हमारी, 3 फैराडे। और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 27 ग्राम। सॉरी। अब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, 3 फैराडे। 1 ग्राम को कितनी रिक्वायर्ड होगी, 3/27, ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको। और 40 ग्राम को कितनी रिक्वायर्ड होगी, 40 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 40/9 फैराडे आ जाएगी। देखो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, पर गलत नहीं करना है, तो बेटर है आप 40/9 पे ही इसको छोड़ दें। सही कर सकते हैं आगे, कर सकते हैं, मतलब कर दीजिएगा। मैंने तो वैसे ही इसको यहाँ 40/9 पे मतलब यहीं पे छोड़ दिया है, तो आप इसको 40/9 को आगे सॉल्व कर देना, बशर्ते ठीक करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह के काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन है ना ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत आते हैं आपको। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की डिकम्पोजिशन दे देते हैं कि इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट निकालो। अब इसमें क्या दिया हुआ, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 90% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट के। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% कंप्लीशन में, डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगा, 40 मिनट्स। तो उसके लिए क्या निकालना है हमें, रेट कांस्टेंट के। पहली बात, आपको जहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है काइनेटिक्स का, जिसमें उसने परसेंटेज में आपको दे रखा है, या फिर इस तरह दे रखा है कि 3/4 कंप्लीट हो गया रिएक्शन, 16/8 पार्ट, मतलब 1/16 पार्ट हो गया, तो जहाँ पे ऐसे रेसिप्रोकल में, रेशोज में इक्वेशंस दे रखी हैं, वैल्यूज दे रखी है, या परसेंटेज में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान के चलना है। इनिशियल कंसंट्रेशन 100, डिकम्पोजिशन कितना हुआ है 90%, तो मैंने x को 90 मान लिया। अब फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, इनिशियल में से डिकम्पोज्ड पार्ट 100 - 90, तो क्या बचा 10। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस याद होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल पे अप्लाई कर सकते हो। जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली हैं, ये आपकी कैनेटिक्स वाली हैं, तो ये इनकी जो इक्वेशंस हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है हमारी, ये लिखिए, k = 2.303/t log of initial concentration upon फाइनल कंसंट्रेशन। अक्सर बच्चे ना यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को ऐसे लिखेंगे ए और पावर में नोट लगा देते हैं। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, पावर में नोट नहीं लगाना है। पावर क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन ही आज का हमारा जो था वो यही था, तो पावर में नहीं लिखना है, उसको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नॉट इन द सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में अगर लिखोगे तो वो ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन सबस्क्रिप्ट में लिखोगे नोट को तो वो इनिशियल बन जाएगा। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आप सुपरस्क्रिप्ट में लिख रहे हो या सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हो।
तो ये इक्वेशन पहले तो याद होनी चाहिए, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी log ऑफ ए नोट बाय ए टी। ए नोट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए टी हमारी जिस टाइम तक वो कंप्लीट हो गया है वो फाइनल कंसंट्रेशन है। अब ए नोट क्या थी हमारी 100, ए टी क्या थी हमारी 10, फाइनल कंसंट्रेशन अभी निकाली थी हमने ये रही। टाइम कितना है 40 मिनट्स। अब सारी वैल्यूज रख दोगे। अब देखो 100/10 क्या बन जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो 1 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास 2.303/40, साथ में 0, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.057575, विच इज सिमिलर टू, कितनी लिख सकते हो 0.0576, इतनी लिख सकते हो, या 0.057 तक भी इस वैल्यू को छोड़ सकते हो, ये आगे की लिखने की जरूरत नहीं भी है। ठीक है। 22nd क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं वो हमारे हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब ये इसकी बात कर रहा है कि एसिडिटी जो है अल्फा हाइड्रोजन्स की, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, वो एक्सप्लेन करो। देखो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर की होती है। अब इसके दो कारण है, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होती है, कार्बन कार्बन प्रेजेंट होती है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करती रहती है, एल्काइल ग्रुप से अपनी तरफ विड्रॉ करती रहेगी। और दूसरा रीजन ये है कि जब इसमें से प्रोटॉन चला जाएगा, H पॉजिटिव आयन चला जाएगा, तो हमारे पास एक इनोलेट आयन बनता है, जिस मतलब जब भी एसिड को आयनाइज करते हो ना तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं, Cb, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। जितनी स्टेबल ये कंजुगेट बेस होगी या होगा जो भी है, जितना स्टेबल ये कंजुगेट बेस होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी होगी एसिड, मतलब वो H पॉजिटिव आयन उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब देखो इनोलेट आयन, फर्स्ट रीजन तो हमने देख लिया कि कार्बोनिल कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की है, और दूसरी क्या है, ये जो इनोलेट आयन बनेगा इट विल बी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो रहा है, और इसी वजह से ये क्या है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है इसमें से, मतलब होने के बाद ये स्टेबल हो गया, तो ये क्या है एसिडिक नेचर का है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, the alpha hydrogen of aldehydes and ketones are acidic in nature due to electron withdrawing carbonyl group and the resonance stabilization of enolate ion formed after the removal of H positive ion. H positive ion निकलने के बाद जो इनोलेट आयन बना इट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। और एल्डिहाइड और कीटोन में अगर वो पूछ ले कौन ज्यादा एसिडिक है, तो एल्डिहाइड आर मोर एसिडिक। क्यों, देखो पहले तो यही एग्जांपल देख लो जो मैंने लिखा है, इसी से क्लियर हो जाएगा। देखो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड मैंने लिया, अल्फा हाइड्रोजन ये वाली है, अल्फा कार्बन उससे जुड़ी हुई अल्फा हाइड्रोजन, बेस की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये बेस, तो मेरे पास क्या बनेगा इनोलेट आयन बन जाएगा। अब ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ये रहा रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन इसकी हो गई। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेती है, और ये विड्रॉ करेगी तो ये क्या हो जाएगा CH2 का डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये नेगेटिव। ऐसे ही कीटोन में, लेकिन कीटोन कम एसिडिक है क्योंकि इसके पास क्या है, ये स्टेबलाइज तो इसको कर रहा है इनोलेट आयन को, ये हो रहा है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन, बट साथ ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये प्लस आई इफेक्ट से और क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, तो इसको क्या कर रहा है थोड़ा सा
कम स्टेबलाइज कर रहा है एज कंपेयर टू इनलेट आयन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कीटोन। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं पूछा था दोनों का, यहाँ जस्ट एसिडिटी पूछी थी, तो दोनों की एसिडिटी हमने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd का ही और का पार्ट है ये 22nd क्वेश्चन ही है, उसका और वाला पार्ट। राइट द इक्वेशंस ऑफ द नेम रिएक्शन क्लेमेंजन रिडक्शन। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जितने भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आते हैं वो नेम रिएक्शंस में से ही उठाए होते हैं, क्योंकि ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि इतने सारे रिएक्शंस, वास्ट रिएक्शंस बच्चों के लिए पढ़ना इजी नहीं है। तो आप नेम रिएक्शंस ज़रूर करें, क्योंकि उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अब देखो क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या बोथ। इस केस में तो बोथ ही चल रहे हैं। अब देखो कीटोन या एल्डिहाइड्स की क्या होती है, यहाँ रिडक्शन करते हैं हम जिंक अमलगम की प्रेजेंस। जिंक के साथ मरकरी, मरकरी जिस भी कंपाउंड में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अमलगम। HCl के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन चली जाएगी, किसकी फॉर्म में जाएगी? वाटर की फॉर्म में। वो यहाँ लिखा नहीं है, वो आप लिख लेना। और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्केन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू एल्केन। और इस रिएक्शन में जो HCl है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि इसमें HCl क्यों यूज किया गया है। तो HCl इसकी प्रोटोनेशन कर देगा, जो ऑक्सीजन है इसकी प्रोटोनेशन कर देगा, और फिर इसका रिमूवल क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, और ये जल्दी चला जाएगा, और हमारे पास इसकी जगह क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन्स। ये तो जस्ट इस बॉन्ड को हटा के, मैंने ऑक्सीजन की बॉन्ड हटा के इस तरह से बनाया है स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में आपको ऐसे बनाना है, या आप ऐसे बना सकते हो R और ये 2 H यहाँ पे लग जाएंगे, जैसे नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और R' यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। R' हाइड्रोजन हुई तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ये एल्डिहाइड का पता है ना आपको, एक साइड तो कार्बन चेन होती है और एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स। या फिर कोई और एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और एल्काइल ग्रुप हुआ तो क्या है? कीटोन। तो ये दोनों के लिए एक जनरल रिएक्शन लिख दिया क्लेमेंजन रिडक्शन का। नेक्स्ट इज हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है HVZ रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? इसको हम अल्फा हेलोजनेशन भी बोलते हैं। अब अल्फा कार्बन का कंसेप्ट तो क्लियर होगा। अल्फा कौन सी होती है? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या COH ग्रुप लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब अल्फा पोजीशन हमारी ये है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हेलोजन ऐड कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, या ऐसे लिखो PBr3 PCl3, या फिर सिंपल डाई हेलो मॉलिक्यूल लिखा और साथ में रेड फॉस्फोरस और वाटर। हेलोजन कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जब हेलोजन मॉलिक्यूल को इसमें डालोगे तो हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगी, और उसकी जगह क्या लग जाएगा? हेलोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करोगे तो दूसरा हाइड्रोजन भी चला जाएगा, और वहां पे भी क्या आ जाएगा? हेलोजन एटम आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, क्योंकि अभी बहुत पढ़े हैं उसके, क्योंकि सब पार्ट्स हैं इसलिए इनमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो अभी ये 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है। तो आपको अगर समझ आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।